क्या आपने कभी सोचा है 90s की फिल्मों में जिन दो चेहरों को देखते ही हीरो तक कांप जाता था, जिनकी एंट्री होते ही थिएटर में सन्नाटा छा जाता था, एक था इशरत अली और दूसरा था सदाशिव अमरापुरकर। लेकिन सवाल यह है, इन दोनों में असली खौफनाक विलेन कौन था? किसने ज्यादा फिल्में की, किसने ज्यादा नाम कमाया और किसकी असली जिंदगी कैमरे के पीछे सबसे ज्यादा दर्दनाक थी? आज हम खोलेंगे इन दोनों कॉमेडी और विलेन किंग्स की वो सच्चाई जो शायद आपने कभी नहीं सुनी होगी। तो चलिए पहले सदाशिव अमरापुरकर के बारे में बात करते हैं। जब हम खलनायक की बात करते हैं तो हमारी आंखों के सामने आते हैं डरावने चेहरे, ऊंची हंसी और दिल को दहला देने वाले संवाद। लेकिन सदाशिव अमरापुरकर वो खलनायक अलग थे। उनका चेहरा डराने के बजाय सोचने पर मजबूर कर देता था। उनकी आंखों में क्रूरता नहीं, एक छिपा हुआ दर्द झलकता था और उनके संवादों में सिर्फ नफरत नहीं, एक ऐसा असर था जो आत्मा को चीर जाता था। आज हम बात करेंगे उस शख्स की जिसे दुनिया ने विलेन समझा, लेकिन जो अंदर से एक बेहद संवेदनशील, पढ़ा लिखा और समाज के लिए जीने वाला इंसान था, सदाशिव अमरापुरकर। इस कहानी में आप जानेंगे न सिर्फ उनके फिल्मी सफर को, बल्कि उनके संघर्ष, उनकी इंसानियत और उस दर्द को भी जो कैमरे की चमक से परे था। अगर आप भी चाहते हैं कि इस कलाकार की विरासत आगे बढ़े तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यह सिर्फ एक कहानी नहीं, एक एहसास है, एक इंसान की जो पर्दे से कहीं ज्यादा असल जिंदगी में बड़ा था। सदाशिव का जन्म 11 मई 1950 को महाराष्ट्र के अहमदनगर में हुआ था। एक मध्यम वर्गीय ब्राह्मण परिवार जहां सीमित संसाधन थे लेकिन संस्कारों की कोई कमी नहीं। उनका असली नाम था गणेश कुमार नारायण जी भोसले। लेकिन बचपन से ही उनमें कुछ अलग था, जैसे किताबों से दोस्ती, भावनाओं में गहराई और लोगों को बारीकी से समझने की एक खास नजर। वो पढ़ाई में अच्छे थे, लेकिन उनका मन हमेशा रंगमंच की ओर खींचता था। कॉलेज के दिनों में उन्होंने मराठी नाटकों से शुरुआत की। मंच पर खड़े होकर संवाद बोलना, दर्शकों की आंखों में उतर जाना, यही उनका असली जुनून बन गया। 1970 के दशक में जब वो पुणे यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रहे थे, तभी उन्होंने थिएटर में एक्टिव हिस्सा लेना शुरू किया। उन्होंने मराठी, हिंदी और उर्दू नाटकों में काम किया और यही वो दौर था जब उन्होंने सदाशिव अमरापुरकर नाम अपनाया। एक ऐसा नाम जो आगे चलकर हिंदी सिनेमा में डर का पर्याय बन जाएगा। थिएटर के दिनों में ही उन्होंने मोल क्याचा सामना और हिम्मत वाला जैसे नाटकों से अपनी अभिनय क्षमता का लोहा मनवाया। लेकिन तब भी वो सिर्फ किरदार नहीं निभाते थे, वो किरदार में जीते थे। फिल्मों में आने से पहले सदाशिव समाज सेवा से भी जुड़े रहे। उन्होंने गांवों में शिक्षा और स्वास्थ्य को लेकर काम किया। शायद यही वजह थी कि जब वो पर्दे पर खलनायक बनते थे, तब भी लोगों को उनके भीतर एक सच्चा इंसान दिखता था। 1981 में उन्हें पहली बार एक हिंदी फिल्म आरोहण में छोटा सा रोल मिला, लेकिन असली पहचान उन्हें मिली 1983 में आई गोविंद निहलानी की फिल्म अर्ध सत्य से। इस फिल्म में उन्होंने रामा शेट्टी नाम के एक भ्रष्ट निर्दयी डॉन का किरदार निभाया। और क्या निभाया, उनकी वो एक झलक ही काफी थी दर्शकों को चौंकाने के लिए। एक तरफ ओम पुरी जैसा दमदार अभिनेता और दूसरी तरफ सदाशिव का डर पैदा करता हुआ संयमित अभिनय। फिल्म के एक सीन में जब रामा शेट्टी कहता है, कानून कानून तो बस एक किताब है, असली ताकत तो बंदूक में होती है, तो उस संवाद में जितनी शांति थी उतना ही गूंजता हुआ डर भी। इस किरदार के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ खलनायक का फिल्म फेयर अवार्ड मिला। वो पहले एक्टर थे जिन्हें इस नई कैटेगरी में यह सम्मान दिया गया और यहीं से शुरू हुआ उनका वो फिल्मी सफर जो हिंदी सिनेमा की सबसे यादगार नकारात्मक भूमिकाओं में दर्ज हो गया। लेकिन क्या सिर्फ खलनायक बनकर ही वो दिल जीतते थे? नहीं, सदाशिव अमरापुरकर की खासियत थी विविधता। उन्होंने वो किया जो बहुत से एक्टर नहीं कर पाते। वो एक ही फिल्म में डराते भी थे, हंसाते भी थे और रुलाते भी। उनकी एक और यादगार भूमिका थी फिल्म सड़क में महारानी का किरदार, एक ट्रांसजेंडर खलनायक जो अपनी नजर से ही इंसान को चीर देता था। इस भूमिका में सदाशिव ने जो किया वो आज भी रोंगटे खड़े कर देता है। ट्रांसजेंडर समाज की परछाई, उसकी पीड़ा और एक नायाब क्रूरता को उन्होंने जिस आत्मा से जिया, वो रोल केवल अभिनय नहीं था, एक सामाजिक बयान था। इस किरदार के लिए उन्हें फिर से फिल्म फेयर अवार्ड मिला और इस बार भी वो दर्शकों के दिल में अपनी छाप छोड़ गए।
सदाशिव अमरापुरकर जब महारानी बनकर स्क्रीन पर आए तो दर्शकों को एक ही पल में झटका लगा। वो ना सिर्फ खौफनाक थे बल्कि एक असहज सच्चाई को सामने ला रहे थे कि समाज में कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनकी नजरें इंसान के कपड़े नहीं, उसकी कमजोरियां ढूंढती हैं। और यही तो था सदाशिव की एक्टिंग का कमाल। वो किरदार में इतने डूब जाते कि दर्शक भूल जाते कि ये अभिनय है। फिल्म सड़क में उनके संवाद, मुझे लड़की चाहिए, नई लड़की, यहां से भाग नहीं सकता कोई, महारानी की नजर सब पर है, इतने तीखे थे कि रूह कांप जाती थी। लेकिन पर्दे पर इतना खौफ पैदा करने वाला ये शख्स असल जिंदगी में बेहद शांत, सुलझा हुआ और दयालु था। वे खुद को कभी सुपरस्टार नहीं मानते थे। कहते थे, मैं अभिनेता हूं, किरदार निभाता हूं, स्टारडम मेरे लिए मायने नहीं रखता, मेरी पहचान मेरे किरदार है। वो अपने गांव लौटते थे, लोगों के बीच बैठते थे, बच्चों के लिए किताबें दान करते थे और समाज के हाशिए पर खड़े लोगों के लिए आवाज उठाते थे। उन्हें इस बात का गहरा दुख था कि समाज ट्रांसजेंडरों को, गरीबों को और शोषितों को सिर्फ चुटकुलों में देखता है, इंसान नहीं समझता। इसीलिए उन्होंने अपने जीवन के एक बड़े हिस्से को सामाजिक कामों को समर्पित किया। वो कई एनजीओ से जुड़े रहे, HIV एड्स जागरूकता अभियानों का हिस्सा बने, किसानों की मदद की और अपने गांव में पानी के प्रोजेक्ट्स भी शुरू करवाए। वो सिर्फ एक्टिंग ही नहीं, समाज के प्रति जिम्मेदारी भी निभाते थे। और शायद यही वजह थी कि उनके अभिनय में सिर्फ कला नहीं, एक सामाजिक चेतना भी दिखती थी। 1990 और 2000 के दशक में उन्होंने कई तरह की भूमिकाएं निभाई, कभी कॉमेडी में तो कभी इमोशनल ड्रामा में। फिल्म हम साथ साथ हैं में वो एक सुलझे हुए पंडित के किरदार में थे, जबकि इश्क में एक मजेदार पुलिस वाले के रोल में लोगों को हंसाया। उनकी हर परफॉर्मेंस में एक बात कॉमन थी, ईमानदारी। चाहे वो स्क्रीन टाइम छोटा हो या बड़ा, सदाशिव अमरापुरकर ने कभी कोई सीन हल्के में नहीं लिया। और जब आप उनके डायलॉग्स को सुनते हैं तो आपको अंदाजा होता है कि वो सिर्फ लिखी हुई लाइनों को नहीं बोल रहे, वो शब्दों में जान डाल रहे हैं। जैसे फिल्म आंखें में जब वो कहते हैं, अंधे तो तुम हो, हम तो देख सकते हैं तुम्हारा दिल, तो दर्शक सन्न रह जाता है। कई निर्देशक कहते हैं कि सदाशिव का सबसे बड़ा गुण था उनका आत्म अनुशासन। वो वक्त के पाबंद थे, रोल के लिए तैयारी करते थे और सेट पर हमेशा सबसे पहले पहुंचते थे। लेकिन एक दौर ऐसा भी आया जब उन्हें फिल्में मिलनी कम हो गईं। इंडस्ट्री में नए चेहरे आ गए और सदाशिव जैसे अभिनेता को पुराना समझा जाने लगा। ये वो दौर था जब ग्लैमर को तवज्जो मिलने लगी और गंभीर अभिनय को धीरे धीरे हाशिए पर डाला जाने लगा। जब सदाशिव अमरापुरकर को रोल मिलने बंद हुए तो उन्होंने खुद को खोने के बजाय समाज में खुद को ढूंढना शुरू कर दिया। मुंबई के चकाचौंध से दूर उन्होंने ग्रामीण महाराष्ट्र का रुख किया। वहां वो बच्चों के स्कूलों में जाते, उनकी क्लासेस लेते और पढ़ाई के महत्व पर बातें करते। उनका मानना था कि अगर फिल्में समाज को आईना दिखा सकती हैं तो एक कलाकार को भी समाज का हिस्सा बनकर जमीनी हकीकत समझनी चाहिए। उन्होंने कई सामाजिक विषयों पर नाटक भी किए, बाल विवाह, पानी की किल्लत, लैंगिक असमानता जैसे मुद्दों पर। उनका जीवन एक उदाहरण था कि एक कलाकार सिर्फ कैमरे के सामने नहीं, समाज के बीच भी अपनी भूमिका निभा सकता है। लेकिन इसी दौरान एक खबर ने सबको चौंका दिया। सदाशिव अमरापुरकर को ब्रेन ट्यूमर हो गया था। उनकी तबीयत बिगड़ती जा रही थी, मगर तब भी उन्होंने हार नहीं मानी। अस्पताल में भर्ती रहने के बावजूद उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा था, मैं मरने से नहीं डरता, मुझे डर है कि मैं अधूरी बात छोड़ जाऊंगा। ये लाइन सुनने वालों की आंखें नम कर देती थीं। उनकी आखिरी फिल्म बॉम्बे टॉकीज, जहां उन्होंने एक छोटे मगर अहम किरदार में अपनी मौजूदगी दर्ज करवाई, और उसके बाद 3 नवंबर 2014 को यह आवाज हमेशा के लिए खामोश हो गई। उनके अंतिम संस्कार में बड़ी संख्या में लोग आए, न सिर्फ फिल्म इंडस्ट्री से बल्कि आम लोग, जिनके लिए सदाशिव सिर्फ एक एक्टर नहीं, एक सोच थे। लोगों ने हाथ जोड़कर सिर झुकाया और जैसे हर कोई यही कह रहा था, आपने सिर्फ किरदार नहीं निभाए, आपने हमारी जिंदगी में सच्चाई दिखाई। आज जब हम सदाशिव अमरापुरकर को याद करते हैं तो सिर्फ उनके डायलॉग्स नहीं याद आते, उनकी आंखों की गहराई, उनकी आवाज की सच्चाई और उनकी आत्मा की साफ गोई याद आती है। वो एक मिसाल थे कि बिना हीरो बने भी कोई दिल जीत सकता है। सदाशिव अमरापुरकर के जाने के बाद भी उनका असर जिंदा रहा। कई युवा थिएटर आर्टिस्ट्स ने उनके निभाए किरदारों से प्रेरणा ली। ड्रामा स्कूल्स में उनके सीन्स को एक्टिंग के उदाहरण की तरह पढ़ाया जाने लगा। FTII
जहां से उन्होंने एक्टिंग सीखी थी, वहां आज भी उनके बारे में यह कहा जाता है कि वो अकेले ऐसे छात्र थे जिन्होंने पाठ्यक्रम के बाहर जाकर भी कला को जिया। उनके शिक्षक बताते हैं कि सदाशिव कभी शॉर्टकट नहीं लेते थे, चाहे रोल कैसा भी हो वो उसकी आत्मा ढूंढते थे। एक किस्सा अक्सर सुनाया जाता है। एक थिएटर प्रोडक्शन में उन्हें एक बुजुर्ग अंधे आदमी का रोल करना था। उन्होंने एक हफ्ते तक आंखों पर पट्टी बांधकर रहना शुरू कर दिया ताकि वो अंधेपन को महसूस कर सकें। जब प्रैक्टिस शुरू हुई तो उनके चलने का अंदाज, हाथों की हरकतें, आवाज की दिशा पहचानने का तरीका सब असली लग रहा था। यही थी उनकी कला में सच्चाई। पर उन्होंने सिर्फ एक्टिंग में ही नहीं, सोच में भी गहराई रखी। एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा था, मैंने विलन का रोल इसलिए नहीं निभाया कि मैं डरावना दिखूं, बल्कि इसलिए कि मैं समाज की डरावनी सच्चाई को दिखा सकूं। उनकी ये सोच आज भी प्रासंगिक है। आज जब हम फिल्मों में नेगेटिव किरदार देखते हैं तो उनमें बहुत कुछ सदाशिव की छाया नजर आती है। वो एक अकेले ऐसे कलाकार थे जिनके किरदारों से लोग डरते भी थे, लेकिन उन्हें दिल से पसंद भी करते थे, क्योंकि उनका डर नकली नहीं, समाज की सच्ची दरारों से आता था। और यही बात उन्हें अमर बनाती है। सदाशिव अमरापुरकर के परिवार की बात करें तो वो हमेशा लाइमलाइट से दूर रहा। उन्होंने कभी अपनी पर्सनल लाइफ को शो ऑफ नहीं किया। उनकी पत्नी सुनीता अमरापुरकर एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं और दोनों ने मिलकर कई ग्रामीण विकास योजनाओं पर काम किया था। उनकी 2 बेटियां हैं, रीतिका और किंजल। रीतिका, जो समाजशास्त्र में रिसर्चर हैं, उन्होंने एक बार कहा था, पापा कभी स्टार नहीं थे घर पर, वो एक आम इंसान थे जो हर रात को खुद बर्तन धोते थे। ये लाइन उनके व्यक्तित्व को और भी उजागर करती है। कई कलाकारों ने उनकी विनम्रता को याद किया। ओम पुरी, नसीरुद्दीन शाह और अन्नू कपूर जैसे दिग्गजों ने कहा कि सदाशिव के साथ काम करना एक स्कूल जैसा अनुभव था। कोई अहंकार नहीं, कोई दिखावा नहीं, सिर्फ सच्ची कला और ईमानदार मेहनत। एक बार नसीरुद्दीन शाह ने एक इंटरव्यू में कहा था, अगर मैं थिएटर का छात्र होता और मुझे रोल मॉडल चुनना होता तो वो सदाशिव होते। इतना बड़ा सम्मान, और वो भी एक सीनियर कलाकार से, ये बहुत कुछ कहता है। उनकी यादें सिर्फ पर्दे पर नहीं, लोगों की जिंदगी में बस चुकी थीं। एक पोस्टमैन ने बताया था कि सदाशिव हर बार उसके आने पर पानी पिलाते थे, उससे हाल पूछते थे। उस पोस्टमैन की आंखों में आंसू थे जब उन्होंने कहा वो स्टार नहीं, इंसान थे। और शायद यही बात उन्हें सबसे बड़ा बनाती है। उन्होंने स्टारडम से ऊपर उठकर इंसानियत को जिया। साल 2014 में जब सदाशिव अमरापुरकर इस दुनिया से चले गए तो सिर्फ एक अभिनेता नहीं गया, एक सोच चली गई, एक संवेदना चली गई, एक इंसान चला गया जिसने अपने हर किरदार में सच्चाई भरी थी। उन्हें न्यूमोनिया हुआ था और अस्पताल में भर्ती रहने के दौरान उनकी तबीयत लगातार बिगड़ती चली गई। 3 नवंबर 2014 को उन्होंने आखिरी सांस ली। पर्दे पर खौफ पैदा करने वाला वो चेहरा असल जिंदगी में हमेशा मुस्कुराता रहा। जब उनकी अंतिम यात्रा निकली तो हर उम्र का इंसान वहां था। बुजुर्ग, युवा, थिएटर के छात्र, फिल्म इंडस्ट्री के दिग्गज और आम लोग। एक बुजुर्ग महिला जो उन्हें सिर्फ सड़क फिल्म से जानती थी, उनके जनाजे में रोती हुई कह रही थी, ये आदमी अच्छा था, ये सिर्फ रोल नहीं निभाता था, ये हमें दिखाता था कि असल जिंदगी में क्या होता है। आज सदाशिव अमरापुरकर हमारे बीच नहीं है, पर उनके निभाए किरदार, चाहे वो महारानी हो, राम शास्त्री हो, धोंडी हो या विलेन, आज भी जिंदा है। और जिंदा है उनकी सोच कि सिनेमा सिर्फ मनोरंजन नहीं, समाज का आईना है। आज जब कोई युवा कलाकार मंच पर अपने पहले मोनोलॉग की तैयारी करता है तो कहीं ना कहीं सदाशिव की आत्मा उसके पीछे खड़ी होती है, ये कहती हुई कि सच बोलो, सच्चा निभाओ, तभी तुम्हारी कला बचेगी। तो अब सवाल ये है, क्या हम ऐसे कलाकारों को सिर्फ तब याद करेंगे जब वो हमें छोड़कर जा चुके होंगे? क्या उनकी कला, उनका संघर्ष और उनका इंसानी रूप हम अगली पीढ़ियों तक पहुंचाएंगे? अगर आपका दिल इस कहानी से जुड़ा हो, अगर आपने भी कभी सदाशिव को किसी फिल्म में देखकर कुछ महसूस किया हो, तो इस वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि और भी ऐसी कहानियां आप तक पहुंचे। और सबसे जरूरी बात, ऐसे कलाकारों को सिर्फ पर्दे पर नहीं, अपने दिलों में जगह दीजिए, क्योंकि सदाशिव अमरापुरकर सिर्फ एक नाम नहीं था, वो एक सोच थे, एक मिसाल थे और हमेशा रहेंगे। अब बात करते हैं इशरत अली के बारे में। क्या आपको वो एक्टर याद है जो गदर जैसी फिल्मों में गुंडे, काजी या अपराधी जैसे किरदार निभाता था, पर्दे पर सबसे खतरनाक नजर आता था? क्या आपने कभी सोचा है कि वो शख्स
जिसे आपने फिल्मों में गुस्से में देखा, आज असल जिंदगी में क्या कर रहा है? क्या वो अब भी एक्टिंग कर रहा है या फिर सब कुछ छोड़कर कहीं गायब हो गया है? अगर आपको यह जानना है कि असली जिंदगी में वो गुंडा अब क्या कर रहा है, तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि हम ऐसे ही अनसुने कलाकारों की कहानियां दुनिया तक पहुंचा सकें। और हां, कमेंट में हमें जरूर बताइए कि क्या आपने इस एक्टर को फिल्मों में देखा है और अगली बार आप किस भुला दिए गए कलाकार की कहानी सुनना चाहेंगे। कभी आपने देखा है कोई ऐसा इंसान जो पर्दे पर तो गुस्से में चीखता है, धमकाता है, लेकिन जिंदगी में इतना सीधा और शांत हो कि कोई यकीन ही ना करे? इशरत अली ऐसे ही एक इंसान थे। पर्दे पर उनका चेहरा देखकर आपको डर लग सकता है, भारी आवाज, कड़क शक्ल और ऐसा अंदाज कि सामने वाला कांप जाए। लेकिन कैमरा बंद होते ही वही इंसान इतना नरम दिल हो जाता था कि जूनियर आर्टिस्ट भी उनके पास बैठकर अपनी तकलीफें कहने लगता था। इशरत अली का जन्म उत्तर प्रदेश के एक छोटे से कस्बे में हुआ था। नाम तो लोगों ने बहुत बाद में जाना, लेकिन उनकी शुरुआत एकदम सामान्य थी, जैसे किसी भी मध्यम वर्गीय परिवार की होती है। 5 भाई बहन, सीमित आमदनी और जिम्मेदारियों का बोझ बचपन से ही कंधों पर। बचपन में उनके पास न ढंग के कपड़े थे, न स्कूल की कॉपियां पूरी होती थी, लेकिन एक चीज जो उनके पास सबसे ज्यादा थी वो था सपना। एक सपना कि कुछ अलग करना है, कुछ ऐसा जो गांव की सीमाओं से बहुत बाहर हो। बचपन में जब मोहल्ले के मंदिर में रामलीला होती थी तो इशरत सबसे आगे बैठते। कभी कभी पंडित जी उन्हें मंच के पीछे से पानी लाने को कहते और वो इसी बहाने पर्दे के पीछे का जादू देख लेते। धीरे धीरे उन्हें समझ में आने लगा कि जो लोग मंच पर कुछ मिनटों के लिए कोई किरदार निभा जाते हैं, उनका असर जिंदगी भर रहता है। वहीं से दिल में एक हल्का सा ख्वाब जन्मा, कलाकार बनने का। स्कूल के दिनों में नाटकों में हिस्सा लेने लगे। कभी दशरथ बने, कभी रावण। गांव के मेलों में उनका अभिनय इतना लोकप्रिय हो गया कि लोग कहते, अरे इस बार रामलीला इशरत वाली होनी चाहिए। लेकिन यह सब गांव की हद तक था। असली दुनिया बहुत बड़ी थी और उस दुनिया तक पहुंचने के लिए उन्हें अपने घर से निकलना ही था। जैसे ही 10वीं पास की, उन्होंने एक लोकल नाट्य संस्था से जुड़ने का फैसला किया। हालांकि घर वाले बहुत खुश नहीं थे। पिता चाहते थे कि बेटा नौकरी करे, कमाए, घर संभाले, लेकिन इशरत को कुछ और ही मंजूर था। वो लखनऊ गए, वहां की नाट्य संस्थाओं में एडमिशन लिया, लेकिन जेब में पैसे नहीं थे। कई बार भूखे पेट रिहर्सल की, कई रातें बस स्टैंड पर बिताई, लेकिन जो दिल में था वो कभी नहीं छोड़ा। वो कहते थे, जब तक किरदार को अपने अंदर नहीं उतारोगे तब तक वो सिर्फ एक्टिंग रहेगी, पर जब अंदर उतार लोगे तब वो जिंदगी बन जाएगी। इशरत अली की सबसे बड़ी ताकत थी उनका धैर्य और उनकी विनम्रता। जहां दूसरे लोग थिएटर में काम न मिलने पर छोड़ देते थे, वो वहीं डटे रहे। धीरे धीरे उन्हें लखनऊ, इलाहाबाद और दिल्ली के थिएटर सर्किट में जाना जाने लगा। अलग अलग नाटकों में उन्होंने हर तरह के किरदार निभाए, राजा, साधु, किसान, दरोगा, गुंडा, और हर बार लोग उनके अभिनय की तारीफ करते। एक बार दिल्ली में मशहूर निर्देशक मोहन मेहरोत्रा का प्ले चल रहा था, अंधेर नगरी चौपट राजा। उसमें एक कलाकार बीमार हो गया। इशरत अली ने मौके पर उसका किरदार निभाया और ऐसा निभाया कि पूरे ऑडिटोरियम ने खड़े होकर ताली बजाई। वहीं से किसी ने उन्हें सलाह दी, मुंबई जाओ, तुम्हारा चेहरा, तुम्हारी आवाज कैमरे पर बहुत असर करेगी। और यहीं से शुरू हुआ मुंबई का सफर, सपनों की नगरी, जहां हजारों लोग हर दिन आते हैं, लेकिन टिकते बहुत कम हैं। जब इशरत अली पहली बार मुंबई पहुंचे तो उनके पास सिर्फ एक बैग, कुछ कपड़े और ढेर सारे सपने थे। कोई जान पहचान नहीं, कोई ठिकाना नहीं। एक दोस्त ने कहा, भाई यहां काम तो मिल जाएगा, लेकिन पहले पेट भरना जरूरी है। तो उन्होंने एक छोटा सा नौकरी पकड़ा, एक प्रोडक्शन ऑफिस में चाय पानी का काम। दिन भर ऑफिस में चाय बनाते, झाड़ू लगाते, लेकिन जब डायरेक्टर आता तो दीवार के पीछे से उसके बात करने का तरीका सुनते। धीरे धीरे लोगों को पता चलने लगा कि ये चाय वाला सिर्फ चाय नहीं बनाता, ये थिएटर का शानदार कलाकार भी है। और फिर आया वो पहला मौका, एक टीवी सीरियल में छोटा सा रोल। 2 डायलॉग थे, लेकिन इशरत ने ऐसा निभाया कि डायरेक्टर ने उन्हें 2 और सीन दे दिए। इसी छोटे से रोल ने
उनके लिए फिल्मी दरवाजे खोल दिए। धीरे धीरे उन छोटे रोल्स की गिनती बढ़ने लगी। कभी किसी फिल्म में एक गुंडे का आदमी बनकर खड़ा रहते, तो कभी किसी नेता का दाहिना हाथ बनकर 2 लाइनें बोलते। कैमरे के सामने उनका खड़ा होना ही एक एहसास था। बड़ी बड़ी आंखें, सख्त चेहरा, भारी आवाज। वो भले ही साइड रोल में होते, पर ध्यान दर्शकों का उन्हीं पर टिक जाता। लेकिन इशरत अली को यह भी मालूम था कि कैमरे पर दिखना ही काफी नहीं, याद रह जाना असली सफलता है। इसलिए वो हर किरदार में खुद को इस तरह ढालते थे कि चाहे वो सीन सिर्फ 10 सेकंड का हो, मगर जहन में छप जाए। फिर एक दिन उन्हें एक फिल्म का ऑफर आया जो बाद में पूरे देश में तहलका मचाने वाली थी। गदर, एक प्रेम कथा। उस फिल्म में उनका किरदार बहुत बड़ा नहीं था। वो काजी का रोल निभा रहे थे, वही शख्स जो हीरो से टकराव में खड़ा होता है। पर उस एक सीन में जब वो सख्ती से बात करते हैं और फिर सन्नाटा छा जाता है, वहां लोग उन्हें पहली बार नोटिस करने लगे। लोग कहने लगे, वो काजी वाला कौन था, दमदार था यार। वो पहला मौका था जब एक छोटे से रोल ने उन्हें बड़ी पहचान दिलाई, और वहीं से इशरत अली के लिए सिनेमा के दरवाजे पूरी तरह खुल गए। इसके बाद उन्होंने एक के बाद एक फिल्में की। गंगाजल, हासिल, सरफरोश, सत्या, रक्त चरित्र, गैंग्स ऑफ वासेपुर। और हर फिल्म में उनका किरदार अलग, उनकी शैली अलग। खास बात यह थी कि वो हर किरदार को ऐसे निभाते जैसे वो उस इंसान को वर्षों से जान रहे हों। अगर उन्हें गुंडा बनना होता तो वो उसकी सोच तक में उतर जाते। एक बार उन्होंने कहा था, खलनायक बनने के लिए खलनायक को समझना पड़ता है, उससे नफरत नहीं करनी चाहिए, तभी वो सच्चा लगेगा। और शायद यही वजह थी कि उनके निभाए सारे खलनायक असली लगते थे। लोग उनसे डरते थे पर प्यार भी करते थे, क्योंकि वो अपने काम में सच्चाई रखते थे। पर कहानी सिर्फ पर्दे की नहीं थी। बहुत कम लोग जानते हैं कि इशरत अली सिर्फ एक अच्छे कलाकार ही नहीं, एक शानदार लेखक और डायलॉग कोच भी थे। कई बार जब फिल्मों की स्क्रिप्ट में कोई सीन कमजोर लगता तो डायरेक्टर खुद उन्हें बुलाकर कहते, इशरत भाई जरा इसमें जान डाल दो, और वो 2 मिनट में ऐसा डायलॉग बना देते कि सीन ही बदल जाता। कुछ फिल्मों में उन्होंने सलाह दी, कुछ में चुपचाप डायलॉग सुधारे, और कुछ में नए कलाकारों को बताया कि कैमरे के सामने कैसे बात करनी है। लेकिन उन्होंने कभी इन कामों का नाम नहीं लिया। क्रेडिट मांगना उनकी फितरत में नहीं था। एक किस्सा तो बड़ा मशहूर है। एक बार एक नया एक्टर अपने सीन में बार बार गलती कर रहा था। डायरेक्टर गुस्से में था। तब इशरत अली उसे एक कोने में ले गए और बोले, बेटा डर मत, तू जो बोल रहा है उसे पहले खुद महसूस कर, बाकी सब अपने आप हो जाएगा। उसके बाद उस लड़के ने सीन परफेक्ट कर दिया। बाद में वो लड़का एक बड़ा नाम बना, पर उसने कभी मंच से ये नहीं कहा कि इशरत अली ने उसे संभाला था। लेकिन इशरत को कोई शिकायत नहीं थी। वो बस मुस्कुराते थे और कहते, मैं जो करता हूं खुदा के लिए करता हूं, शोर के लिए नहीं। कुछ लोगों को शायद ये लगे कि इशरत अली को कभी मुख्य भूमिकाएं क्यों नहीं मिली। दरअसल उन्हें कई बार ऑफर मिले। एक बार एक बड़े प्रोड्यूसर ने उन्हें कहा, आपको विलेन बनाते हैं, पूरी फिल्म आपके ऊपर है। स्क्रिप्ट पढ़ने के बाद इशरत बोले, इसमें मेरे किरदार की कोई आत्मा नहीं है, सिर्फ गालियां और गोलीबारी, इसमें क्या जीऊं मैं। और उन्होंने मना कर दिया। ऐसे कलाकार अब बहुत कम बचे हैं जो पैसे और नाम से पहले किरदार की सच्चाई को रखते हैं। वो अक्सर कहते थे, पर्दे पर दिखना आसान है, पर लोगों के दिलों में उतरना मेहनत मांगता है। मैं दिखने के लिए नहीं, जीने के लिए एक्टिंग करता हूं। इशरत अली जब पर्दे पर आते थे तो उनका किरदार चाहे जितना भी डरावना हो, पर्दे के पीछे वो उतने ही शांत, विनम्र और सुलझे हुए इंसान थे। फिल्म सेट पर उन्हें देखकर कोई नहीं कह सकता था कि ये वही शख्स है जो थोड़ी देर पहले कैमरे के सामने गोलियों की बौछार कर रहा था। उनकी सबसे बड़ी खूबी थी उनकी इंसानियत। वो उन गिने चुने कलाकारों में थे जो जूनियर आर्टिस्ट से लेकर लाइटमैन तक सभी को नाम से बुलाते थे। किसी को जरूरत हो तो खुद चुपचाप जाकर पूछते, भाई सब ठीक है, कुछ चाहिए क्या? और फिर बगल में बैठे स्पॉट बॉय को अपना खाना थमा देते। कई बार फिल्म इंडस्ट्री में ऐसे मौके आते हैं जब कोई बीमार होता है या किसी को इलाज के लिए पैसे की जरूरत होती है। इशरत अली हमेशा सबसे पहले मदद करते और सबसे बाद में चर्चा में आते, क्योंकि वो चर्चा के लिए नहीं, जरूरत के लिए मदद करते थे। उनका एक नियम था, अगर किसी का भला कर रहे हो तो कैमरा लेकर मत जाओ, खुदा देख रहा है।
वही काफी है। कई पुराने थिएटर कलाकारों को उन्होंने पेंशन की तरह हर महीने पैसे भेजे। एक पुराने को एक्टर जो लकवे का शिकार हो गए थे, उनके लिए घर तक भिजवाते रहे दवाइयां बिना नाम दिए। एक बार एक फिल्म की शूटिंग के दौरान एक फाइट मास्टर घायल हो गया। सब लोग अपने काम में व्यस्त हो गए। इशरत अली उसे अपनी गाड़ी से अस्पताल ले गए, इलाज करवाया और जब तक उसका परिवार नहीं आया वहीं बैठे रहे। इन बातों के लिए उन्हें कोई अवार्ड नहीं मिला, लेकिन जिन लोगों की मदद की उनके दिलों में उनका नाम हमेशा से दर्ज रहा। वक्त के साथ इशरत अली का चेहरा थोड़ा बदला, बाल सफेद हुए, शरीर थोड़ा झुका, लेकिन उनका अभिनय उतना ही धारदार रहा। फिर भी उन्होंने एक दिन अचानक से एक्टिंग छोड़ दी। न कोई प्रेस रिलीज, न कोई मीडिया इंटरव्यू। बस एक दिन शूटिंग के बाद अपने बैग उठाया और कहा, अब लगता है मेरा किरदार खत्म हो गया है। किसी ने पूछा, क्यों छोड़ रहे हो? तो वो सिर्फ मुस्कुराकर बोले, अब मैं अपने असली रोल की तरफ लौट रहा हूं, एक आम इंसान बनने का। और वाकई वो एक्टिंग की दुनिया से दूर चले गए। अब वो एक साधारण सी जिंदगी जीते हैं। कोई दिखावा नहीं, कोई प्रचार नहीं। सुबह सुबह नमाज पढ़ते हैं, कुछ धार्मिक किताबें पढ़ते हैं, पड़ोस के बच्चों को उर्दू और हिंदी पढ़ाते हैं और कभी कभी पुराने साथियों से मिलने चले जाते हैं। कभी किसी को देखकर कहते हैं, अरे ये लड़का तो उस फिल्म में क्लैप देता था, अब बड़ा हो गया। उनके पास कोई बंगला नहीं, बड़ी गाड़ी नहीं, स्टाइलिश कपड़े नहीं, पर उनके पास है सुकून। और यही सुकून उनके पूरे जीवन की सबसे बड़ी कमाई है। आज जब हम किसी बड़े सुपरस्टार की बात करते हैं तो उनके अवार्ड गिनते हैं, लेकिन जब इशरत अली की बात आती है तो लोग उनकी इंसानियत याद करते हैं। वो कहते थे, जब मैं मरूं तो लोग मेरे रोल से नहीं, मेरी रूह से याद करें। और शायद इसलिए आज भी जो उन्हें जानते हैं वो कभी भूल नहीं पाते। उनका नाम भले ही हर पोस्टर पर न रहा हो, लेकिन वो हर फिल्म की नींव में कहीं ना कहीं थे। हर सीन में, हर डायलॉग में, हर उस किरदार में जो छोटे रोल में आकर बड़ा असर छोड़ जाता है। तो अगली बार जब आप कोई पुरानी फिल्म देखें और उसमें कोई गुंडा, कोई काजी या कोई सख्त मिजाज नेता का आदमी दिखे, तो जरा गौर से देखिए, वो शायद इशरत अली होंगे, क्योंकि उन्होंने सिर्फ एक्टिंग नहीं की थी, उन्होंने हर किरदार को जिया था। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, क्या हम एक कलाकार को सिर्फ तब याद करते हैं जब वो हमारे बीच नहीं रहता? किरदार मरते हैं, पर एक इंसान की अच्छाई उसकी सबसे बड़ी विरासत होती है। क्या आपने उस विरासत को कभी महसूस किया है? अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो इसे जरूर शेयर कीजिए। ऐसे कलाकार सिर्फ पर्दे पर नहीं, दिलों में जिंदा रहते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम ऐसी और कहानियां आप तक पहुंचा सकें। और अगली बार जब आप इन्हें पर्दे पर देखें तो बस इतना याद रखें, वो सिर्फ एक रोल नहीं निभा रहे थे, वो जिंदगी जी रहे थे।